हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। एन एसी सोर्स वी द फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी द फंक्शन ऑफ टी मतलब वी डिपेंड्स ऑन टी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट flowing in the circuits and reactance of the capacitor. Plot the graph करंट आई वर्सेस ओमेगा टी। इस पे ध्यान देना, ओमेगा टी पे। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले एक ग्राफ डायग्राम बनाते हैं। एक कैपेसिटर बना लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस सी है और इसको किसी एक एसी सोर्स से जोड़ देते हैं और इस एसी सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड किया है वो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। और करंट की इक्वेशन हमसे पूछ रहा है कि करंट कितनी होगी एक तो, और एक इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, एक्सी की वैल्यू कितनी होगी, और प्लॉट ग्राफ द करंट एंड वर्सेस ओमेगा टी। ठीक है, तो सोल्यूशन शुरू करते हैं और लिखते हैं कि अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कितना अप्लाइड किया, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये क्या होता है, V बराबर Q अपॉन C। तो इस V की वैल्यू आप इस जगह पे पुट कर दो, V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहां से चार्ज की वैल्यू निकली, इसका से मल्टीप्लाई करो, C V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन निकालनी है मैं करंट की इक्वेशन है। तो देखो ये चार्ज जो है टाइम डिपेंडेंट है, चार्ज वेरिएबल है। तो इसमें अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टी तो चार्ज करंट निकल आएगी आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट। ये तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी वी नॉट तो कॉन्स्टेंट टर्म है, डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। अब देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी ओवर डी टी साइन टी कितना होता है, तो ये होता है कॉस टी। लेकिन ये साइन टी का होता है, इसमें ओमेगा एक्स्ट्रा है, तो इसको कैसे करते हैं, डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी है। तो इसमें अगर साइन टी होता तो कॉस टी होता ही होता, लेकिन साइन ओमेगा टी का क्या होगा फिर, तो कॉस ओमेगा टी। क्योंकि ये टी नहीं है तो इसीलिए द्वारा से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ओमेगा टी को। अब ओमेगा टी में टी का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ओमेगा कॉन्स्टेंट टर्म में तो बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये डिफरेंशिएशन होगा इसका। टी का 1 हो गया और ओमेगा बाहर आ गया, तो बहुत मैंने ये लिख लिया। अगर साइन टी हो तो कॉस टी हो जाता डायरेक्ट, लेकिन ये साइन ओमेगा टी है तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस करंट आई बराबर सी वी नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन अभी मैंने लिखा ये रहा, तो ये ओमेगा आगे आ गया और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो आई बराबर ये करंट है और ये करंट की पीक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लिख रहा है ये, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी नॉट अपॉन इस ओमेगा सी को कहाँ ले जा सकते हैं, नीचे तो ला नहीं सकते, 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं। देखो ये आपने ए बी अपॉन सी है क्या, इस जैसे ए अपॉन बी सी अपॉन बी हो तो ये बी कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ पे लगा रहे हैं इक्वल, तो ए इंटू बी डिवाइड बाई सी, ये वाला थ्योरम लगाइए मैंने इसमें। ठीक है, तो ऐसे ये लिख लो, ये सबसे कहाँ चला जाएगा, ऊपर वापस, और इसे लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। तो करंट की जो पीक वैल्यूज होती है आई नॉट, करंट की जो पीक वैल्यूज है ये होती है वी नॉट अपॉन एक्स सी लिख सकते हैं ऐसे। इसी को मैंने यहाँ पर
क्या मान लिया है, वी नॉट एक्स सी कंसिडर कर लिया है। तो हमसे ये भी पूछ रहा है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो ये रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है एक्स सी। हियर कॉस ओमेगा टी लिख लो, ये आई। तो यहां मैं लिख देता हूं हियर एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इसकी वैल्यू है 1/ओमेगा सी, ओमेगा सी। ये हमसे प्रूव करने की कह रहा है, तो हमने ये प्रूव किया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और सोच के देखिए, इसकी यूनिट करंट है एम्पियर है, इसकी वोल्ट है, इसकी एम्पियर, इसकी वोल्ट, तो इसकी क्या होनी चाहिए, ओम। इसीलिए इसकी यूनिट होगी ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ओम। इसको और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो I इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट वी नॉट अपॉन एक्स सी। आई नॉट होता है पीक वैल्यूज ऑफ करंट कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आ गई, इसको बोल सकते हो आप इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब हमसे कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ करंट वर्सेस ओमेगा टी। करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ हमें बनाना है। बट अगर हमें फेज रिलेशन चाहिए होता वोल्टेज के साथ, तो जैसे हमारा एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन जो दे रखी थी हमें, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये दे रखी थी। अगर इसमें और इसमें फेज रिलेशन क्या है, करंट और वोल्टेज को में से कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, अगर वो चेक करना होता है तो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, ओमेगा टी सेम साइन का होना चाहिए, ओमेगा टी का साइन सेम होना चाहिए। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होना चाहिए। और तीसरा, यहाँ पे भी साइन एक जैसा होना चाहिए, प्लस नहीं एक जैसा होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें सेम हैं तभी आप फेज में कंपेयरिंग कर पाओगे। तो क्या चीज़ डिफरेंट है, ओमेगा टी तो सेम साइन का है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम नहीं है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर सेम बनाएं तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री ले सकते हैं इसे। अब स्टूडेंट के मन में ये भी आ सकता है कि सर साइन 90 माइनस के थीटा भी तो लिख सकते थे, क्योंकि वो भी तो कॉस थीटा होता है। आपने साइन 90 प्लस थीटा ही क्यों लिखा, ये भी कॉस थीटा होता है प्लस का। तो देखो प्लस कॉस थीटा की जगह पे हमने ये लिखा है, ये नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम ये लिखते तो ओमेगा टी माइनस का हो जाता। तो ओमेगा टी अगर माइनस का हो जाता तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें ओमेगा टी माइनस का होता, सेम साइन का होना चाहिए, भी बताया। तो ये इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हो गई। अब देखो करंट का फेज जो है वो ओमेगा टी प्लस π/2 है, और वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है। ये वोल्टेज का फेज हो गया ओमेगा टी, और ये करंट का फेज हो गया। किसका फेज ज़्यादा है, तो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से π/2 ज़्यादा है। तो इसे ऐसे लिखते हैं, आई लीड बी बाई फेज π/2 रेडियन। सोचो अगर करंट का फेज ज़्यादा है तो हमने लिखा करंट आगे है वोल्टेज से, फेज में π/2। करंट ज़्यादा है वोल्टेज से, फेज में π/2। जब करंट आगे है वोल्टेज से तो फिर वोल्टेज पीछे होगा ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं, और करके नहीं, एक ही बात है, वोल्टेज लैग बिहाइंड आई बाई फेज π/2 रेडियन। तो यहाँ एक फेजर डायग्राम बनाना चाहो छोटा सा तो बना दो, पूछा तो है नहीं है। आई वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री, तो ऐसे तो लैग करे तो नीचे, और जिससे लैग करे उसे ऑरिजेंटल बनाते हैं। तो आई से लैग कर रहा है तो आई को ऑरिजेंटल बना दिया, और वी लैग कर रहा है आई से तो आई को ऑरिजेंटल और वी को नीचे। लीड करे तो ऊपर, जैसे यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, आई किससे कर रहा है, वी से, तो वी को तो ऑरिजेंटल बना दो, और करंट को लीड कर रहा है तो 90 डिग्री पर बना दो। ऐसे लीड करे तो ऊपर और लैग करे तो नीचे, और जिससे करे उसे हॉरिजॉन्टल। ये फेजर डायग्राम है, लेकिन ये पूछा नहीं था इसमें। थर्ड पार्ट इसमें जो हमसे पूछा गया है, एक तो इक्वेशन पूछी गई थी और दूसरा हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा गया था, और जो तीसरा पार्ट हमसे पूछा गया ग्राफ बिटवीन करंट आई वर्सेस
ओमेगा टी पूछा है। ज़्यादातर ऐसे करंट और टाइम में ग्राफ पूछता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी पूछा है। मैं दोनों बता दूंगा आपको। पहले करंट की इक्वेशन लिख लो, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये वाली। भाई इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो एक ही बात है दोनों, ये लिख लो। अब देखो ग्राफ कॉस का है, ओमेगा जो होता है यहाँ पे 2 पाई टाइम पर होता है। देखो ऐसे तो हमें से ओमेगा टी और आई के बीच में ग्राफ पूछ रहा है। एक्चुअल में जो ओमेगा टी है ना, वो एक एंगल होता है। आपने पढ़ा हुआ एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस ओमेगा टी की जो यूनिट होती है वो रेडियन में होती है। हम तभी तो रेडियन लिख रहे हैं यहाँ पे फेज में, है ना। तो इसे ओमेगा की वैल्यू लिख लो आप ऐसे, आई नॉट कॉस 2 पाई/T इंटू स्मॉल टी, ऐसे। ठीक है। अब ग्राफ समझो, कॉस का जो ग्राफ होता है, यहाँ अगर हम ओमेगा टी लिखें रेडियन में वो भी, और यहाँ लिखें करंट, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 90 डिग्री, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ पाई 2 पाई, 90 का डिफरेंस रखा है। जब करंट 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, ओमेगा टी के लिए 0 है। एंगल होता है ना ओमेगा टी, ये पूरा ओमेगा टी एक एंगल है। तो एंगल तो लिखे हैं सारे रेडियन में मैंने। तो 0 जब था, ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी, इसकी जरूरत नहीं, ओमेगा टी के लिए 0 थी, तो cos 0 1। इफ जब ओमेगा टी 0 रेडियन, तब आई निकालूं तो आई cos 0, तो cos 0 की वैल्यू +1, तो आई नॉट। तो कुछ यहाँ मान लो पीक करंट आई बराबर आई नॉट, तो जहाँ पे इस जगह पे टी बराबर 0, ओमेगा आई बराबर आई 0 हो गया। जब इफ ओमेगा टी की वैल्यू π/2 रेडियन, तो आई बराबर आई नॉट कॉस π/2। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0। तो जब ओमेगा टी की वैल्यू π/2, तो करंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ आएगा। इस वाले पॉइंट भी तो करंट 0, करंट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इफ ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई है, तो आई बराबर आई कॉस पाई, आई नॉट कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस के आई नॉट। तो ये आपका माइनस के आई नॉट हो गया। इस जगह पर यहाँ टिक करेगा, ऐसे करते जाओ, फिर 0 आएगा, फिर प्लस के पाई आएगा, 2 पाई आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, ऐसे नीचे आएगा। ठीक है। यहाँ पर 2 पाई पे मैक्सिमम होगा प्लस के, ऐसे। ये ओमेगा टी वर्सेस इतना है। अगर आपको टाइम के बीच में चाहिए होता, अगर यहाँ पे ओमेगा टी ना लिख के वो टाइम लिखता, तो आप कुछ नहीं करना, यही ग्राफ होता। 0 यहाँ T/4 आता, यहाँ पे T/2 आता, यहाँ 3T/4 आता, और यहाँ एक कंप्लीट साइकिल आती T, कैपिटल T। आपने सर्कल पढ़ा होगा ऐसे, उसी में से तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे T बराबर 0 है, यहाँ पे T बराबर T/4 है, यहाँ T/2 है, यहाँ 3T/4 है, और यहाँ कैपिटल T। भाई पूरा एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे जब 1/4 में तो 90 डिग्री घूमा, तो देखो 1/4 पर T/4 पे मैंने π/2 लिखा है, 180 पे घूम जाएगा, T/2 पे आ जाएगा तो 180 घूम जाएगा, 270, 360 वही लिखें, सेम ही है, ये इसी से लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया। एक तो ये ग्राफ पूछ रहा है हमसे, एक इक्वेशन पूछ रहा है, और एक कैप्चरिंग रिएक्टेंस की डेरिवेशन पूछ रहा है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।